आज हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं। तो स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग एक तरीके से हम स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर एरे क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग में जैसे ये देखो, जैसे यहाँ लिखा है स्टडी टू नाइट, तो ये क्या है, ये पूरी स्ट्रिंग है, लेकिन हम इसको एरे बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक एस एक कैरेक्टर है, फिर टी एक कैरेक्टर है, फिर यू, फिर डी वाई टी ओ, एक एक कैरेक्टर को अगर देखें तो हम क्या है, अगर हम इस स्टडी टू नाइट को अगर किसी एरे में स्टोर करा लें 1 बाई 1 उसका कैरेक्टर, तो एक ही तरीके से क्या हो जाएगा, वो एक कैरेक्टर एरे हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ लिखा है स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज ट्रीटेड एज एन सिंगल डेटा आइटम एंड टर्मिनेटेड बाय num character. Remember that C language does not support string as a data type. मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग ले रहे थे कि जैसे हम लोगों ने अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी थी तो उसके लिए हम क्या ले रहे थे, इंट। कोई कैरेक्टर वैल्यू करानी है तो कैर, फिर फ्लोट के लिए फ्लोट। तो हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग, मतलब हम पूरा वर्ड को स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए कोई स्ट्रिंग नाम का कोई ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली अब तक यहीं पे है कि ऐसा नाम का कुछ कोई अलग से वेरिएबल नहीं है जिसमें हम स्ट्रिंग लिखें और पूरी एक स्ट्रिंग स्टोर करा लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज क्या है, स्ट्रिंग अगर हमको स्टोर करानी है तो या तो हम क्या है, एक एरे लेंगे, उसमें स्टोर कराएंगे और उस एरे को एंड में हम क्या लगा देंगे, ये देखो /n वो /0, तो वो बताएगा कि जो एरे है वो यहीं तक है। मतलब जो टर्मिनल है, मतलब जैसे कोई एरे है उसका एंड पॉइंट ये बताएगा। जहाँ पर भी मतलब कोई एरे बनाई है हमने और उस एरे में मान लो स्टडी टू नाइट लिखा है और हमने क्या किया, टी को रिप्लेस करके /0 कर दिया। फिर जब हम भी प्रोग्राम, जब भी हम उसके साथ कुछ एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या होगा, एक तरीके से बताएगा। जैसे ही /0 आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एरे है उसकी जो रेंज है वो सिर्फ यहीं तक है, स्टडी तक। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रिंग इज एक्चुअली 1 डायमेंशनल एरे। जैसे कि जो स्ट्रिंग होती है वो 1 डायमेंशनल एरे है, एंड 1 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज। दीज आर ऑफन यूज टू क्रिएट मीनिंगफुल एंड रीडेबल प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड कंटेन 12 कैरेक्टर्स। अब देखो 12 कैरेक्टर कैसे हैं, HELLO कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और वर्ल्ड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ल्ड में है और हेलो में 5 है, तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। लेकिन इसमें क्या लिखा है, कंटेन 12 कैरेक्टर्स। 12 कैरेक्टर्स का मतलब क्या होगा, जो स्पेस है ना वो भी एक कैरेक्टर होता है, तो जो 12 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग /0। तो ये तो 12 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के हो गए हेलो वर्ल्ड के। उसके बाद भी स्ट्रिंग क्या कंटेन करती है, एक /0 को भी कंटेन करती है, विच इज़ ऑटोमेटिकली एडेड बाय द कंपाइलर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो क्या होता है, अपने आप ऐड हो जाता है कंपाइलर के थ्रू। तो हम क्या चाहते हैं, मान लो हमको कोई है 11 कैरेक्टर ही होंगे ना? नहीं, देखो HELLO 5 हैं और वर्ल्ड में 6 हैं, तो 6 और 5 11 हुए। 5 है किस में 5 है, वर्ल्ड में। वर्ल्ड की स्पेलिंग वर्ल्ड में 5 है। 1 2 3 4 5, अच्छा हाँ 5 है, सॉरी। तो 5 और 5 हो गए, हाँ 5 और 5 10, और एक ये स्पेस 11 और एक ये /0, तो 12। हाँ, तो अगर हम क्या चाहते, हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड स्टोर कराना चाहते हैं, तो हमको एरे का साइज़ कितना देना पड़ेगा, 12। क्यों? क्योंकि 11 तो साइज इन्हीं का हो गया ना, एक साइज हमको इसके लिए भी चाहिए जो बताएगा कि देखो एरे यहीं पे ख़त्म होगी। और अगर हम नहीं देंगे, अगर हमने नहीं देंगे तो क्या होता है, जो /0 होता है वो कंपाइलर, जैसे यहाँ लिखा है, इज ऑटोमेटिकली एडेड बाय द कंपाइलर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो क्या होगा, कंपाइलर उसको ऑटोमेटिक जो भी लास्ट एलिमेंट होगा हमारे स्ट्रिंग का उसको रिप्लेस कर देगा /0 से। तो हमारा जो स्ट्रिंग रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, हेलो स्पेस WORL वर्ल तक, डी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब हम बात करते हैं। देखो ऐसा होता है, जो भी जैसे स्ट्रिंग है ना उसको अलग से डिफाइन करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं है। जैसे इंट के लिए इंट है, मतलब इंटीजर के लिए इंट है, फ्लो मतलब कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसके लिए फ्लोट है, कोई कैरेक्टर है तो उसके लिए कैर है। तो ऐसे ही स्ट्रिंग को लिए कोई अलग से वेरिएबल नहीं है। स्ट्रिंग को हम किसी क्या है, एक एरे में स्टोर कराते हैं। तो एरे में जब भी हम स्टोर कराते हैं तो वो एक कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर जाता है उस एरे में। ये नहीं है कि हेलो एक साथ चला गया इंडेक्स 0 पे और फिर वर्ल्ड एक साथ चला गया इंडेक्स 1 पे, नहीं। हेलो का H जाएगा केवल 0 इंडेक्स पे और E जाएगा 1 इंडेक्स पे, मतलब एक एक कैरेक्टर स्टोर होता है एरे में जाके उस स्ट्रिंग का। तो क्या होता है,
जैसे हमारी कोई भी जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद क्या होगा, /0 कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिक लगा देता है। तो ऑटोमेटिक लगा देता है, तो हमको क्या है, अगर हमें पता है, हमको देखना होगा, जैसे हमको अगर 12 एलिमेंट है हमारी किसी स्ट्रिंग में, तो हम अगर उन 12 को स्टोर कराना चाहते हैं तो हमको क्या है, उस किसी एरे का साइज़ 13 तक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक हमको /0 भी स्टोर कराना है, ये हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट होगा स्ट्रिंग का, मतलब लास्ट कैरेक्टर होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा /0 से। आ रहा है समझ में अब? यस सर। हाँ, तो अब डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि डिक्लेरेशन कैसे होगा स्ट्रिंग का। तो जैसे कि अभी तक हम क्या करते जा रहे थे, इंट नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे थे एरे में। इंट मतलब क्या है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे थे एरे में। तो अब क्या है, कैरेक्टर अगर वैल्यू स्टोर करानी है तो क्या है, स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, कैरेक्टर होते हैं। तो हमने कैर डेटा टाइप क्या दे दिया, कैर एरे का। तो कैर नेम 13 क्या है उसका डेटा, मतलब एरे का साइज। अब अगर हम इसको गिने स्टडी टू नाइट को, तो बताओ कितने इसमें कैरेक्टर है स्टडी टू नाइट में? 12। लेकिन हमने यहाँ क्या लिया है, 13 लिया है ना। यस सर, एक बीच में एक 0 के लिए। हाँ, /0 के लिए एंड में, जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा उसमें। तो हमने क्या लिया है, 13 लिया है स्टडी टू नाइट के लिए। तो ऐसे ही देखो, अब क्या है, इसको अगर देखें तो ये लिखा है लेसन्स, मतलब ये क्या है, लेसन्स में क्या है, एक /0 और जो कि कंपाइलर ने ऐड कर दिया, तो उसके लिए 10। लेसन्स में क्या होता है, 9 कैरेक्टर होते हैं, लेकिन हमको कितनी चाहिए, 7 है। क्या 7 है? यस सर, लेटर में 7 कैरेक्टर है। हाँ 7 हैं। हाँ तो 7 हैं, तो देखो /0 भी ले लिया, मतलब हम साइज ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर ये साइज हमने 10 लिया है और उसमें लेसन्स में इतने वर्ड हैं, कितने हैं, 7 हैं, उसके बाद /0 8 हो गए, तो 2 की स्पेस खाली है, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन कम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। कम हो जाएगी तो क्या है, रिप्लेस हो जाएगा लास्ट वाला एलिमेंट। लास्ट वाला मतलब जैसे अगर मान लो 5 है, होता है इसका साइज, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेना यहाँ 5 है, 10 की जगह 5 है, तो 5 है तो हम स्टोर कराते हैं, L स्टोर हो जाएगा 1, फिर ये E 2, फिर ये फर्स्ट S 3, फिर सेकंड S 4, और उसके बाद यहाँ O की जगह क्या हो जाएगा, /0 स्टोर हो जाएगा। और बाकी का ना ही /0 स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, O भी स्टोर नहीं हुआ, N भी स्टोर नहीं हुआ और S भी स्टोर नहीं हुआ। समझ में आया? सर लास्ट कैरेक्टर हमेशा /0 ही रहेगा। हाँ, लास्ट कैरेक्टर हमेशा /0 रहने वाला है। अभी हम दिखाएंगे, देखो /0 प्रिंट करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ हम कुछ ऐसे यूज़ करेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ /0 की वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि /0 प्रिंट तो नहीं होगा शायद। तो नीचे लिखा है जैसे, रिमेंबर दैट व्हेन यू इनिशियलाइज अ कैरेक्टर एरे बाय लिस्टिंग ऑल इट्स कैरेक्टर सेपरेटली देन यू मस्ट सप्लाई द /0 कैरेक्टर एक्सप्लिसिटी। मतलब क्या है, देखो यहाँ हमने एक साथ एंटर किया स्टडी टू नाइट, ऊपर देखो स्टडी टू नाइट एक साथ एंटर किया है, तो वहाँ पे तो क्या है, जो वो है कंपाइलर है वो /0 अपने आप ऐड कर देगा। लेकिन क्या है, हम यहाँ नीचे देखो एक एक लेटर स्टोर करा रहे हैं, तो इस केस में हमको /0 भी खुद देना पड़ेगा कि देखो इतने ही हैं इस एरे में इतने ही एलिमेंट हैं। और हम जब यूजर से पूछेंगे तो उसमें क्या है, यूजर से पूछेंगे तो क्या है, हम उसमें एक साथ स्ट्रिंग पूरी स्टोर कराएंगे, तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिक /0 लग जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे हम एक एक लेटर खुद दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमको देना पड़ेगा /0। हेलो, यस सर। हाँ तो देखो नीचे क्या लगा है, लीगल और इलीगल लिखा है कुछ, तो देखते हैं क्या है, कैर CH3 लिखा है, तो और स्टोर करा रहे हैं हेल्प, तो हो जाएगा क्या स्टोर पूरा? नो सर। हाँ तो इसीलिए इलीगल लिखा है। फिर नीचे लिखा है कैर str4, मतलब str4 पूरी एक एरे हो गई, और फिर str लगा के उसमें हेल्प फिर से स्टोर करा रहे हैं, तो अब स्टोर हो जाएगा क्या? नो सर। क्यों, अब क्यों नहीं हो रहा? 4 एलिमेंट है हेल्प में। हाँ मतलब समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं, तो उसमें लिखा है स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। अब हम इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, मतलब यहाँ तो क्या था, अभी तक हमने देखा था डिक्लेरेशन वगैरह कि कैसे डिक्लेयर करनी है चीज़ों को, कैसे हम कैरेक्टर को कंपाइलर में डिक्लेरेशन करेंगे, इस फॉर्मेट देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि यूजर से अगर हमें चाहिए स्ट्रिंग, या फिर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपनी जो भी स्ट्रिंग है, तो वो देखते हैं। तो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। इनपुट फंक्शन स्कैनर कैन बी यूज्ड विद %s फॉर्मेट स्पेसिफायर टू रीड अ स्ट्रिंग इनपुट फॉर द टर्मिनल, बट देयर इज वन प्रॉब्लम।
with scanf function. It terminates its input on the first white space to encounter. Therefore, if you try to read an input string hello world, however, C supports a format specifier known as the edit set conversion code. देखो ये क्या है, परसेंट का साइन होना है और फिर डॉट डॉट कुछ लिखा है. दैट कैन बी यूज टू रीड अ लाइन कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेस. तो अब ये पूरी जो भी ऊपर रामायण लिखी है उसका मतलब ये है कि जो स्कैनअप है अगर हम उसको लगा रहे हैं और स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए %s का यूज़ करते हैं, तो अगर हम %s का यूज़ करें तो क्या होगा, अगर हमने %s का यूज़ किया और हमने हेलो वर्ल्ड लिखा तो उसमें क्या होगा, हेलो वर्ल्ड तक मतलब हेलो रीड करेगा, जैसी स्पेस आएगा तो वो नहीं रीड करेगा. अगर हम %s अगर दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग रीड कर लेगा, पूरे वर्ड रीड कर लेगा, लेकिन कहाँ तक, जब तक स्पेस नहीं आता है. अगर जैसी स्पेस आ गया बस वहीं पर रुक जाएगा. ऊपर वाली का मतलब ये है. और अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारी पूरी स्ट्रिंग रीड हो, कैसे, हेलो वर्ल्ड पूरा रीड हो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये एक दूसरा साइन है. क्या है वो, %. तो वो डॉट क्या है वो मैं बता दूंगा आगे क्या है. तो उसके लिए अलग मतलब दूसरा एक स्पेसिफायर है अगर हम पूरा चाहते हैं पूरी स्ट्रिंग स्टोर हो तो उसके लिए. तो देखो अगर कोड में देखें तो वहाँ पे लिखा भी है. देखो अब क्या है, हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करने वाला है तो एक हेडर फाइल अलग से ऐड करनी पड़ेगी हमको. क्या, इंक्लूड string.h. मतलब क्यों, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं. अगर मतलब हम स्ट्रिंग्स में कुछ मान लो एक्सेस करना चाहें कोई एलिमेंट स्ट्रिंग से और उसके बाद हम उसके साथ कुछ ऑपरेशन करना चाहें, कुछ कंपेरिजन करना चाहें, मतलब कुछ भी कैरेक्टर एरे के साथ, तो फिर क्या है, हमको स्ट्रिंग नाम की एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी. तो string.h नाम की एक हेडर फाइल ऐड कर ली. फिर उसके बाद ये वर्ड मेन छोड़ते हैं, फिर लिखा है कैर स्ट्रिंग. कैर स्ट्रिंग मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग. वर्ड मेन मतलब हाँ लिख सकते हैं ना, इंट मेन लिखेंगे तो नीचे रिटर्न 0 लगा सकते हैं. वर्ड मेन लिखेंगे तो क्या, रिटर्न जीरो नहीं लिखा. तो देखो कैर स्ट्रिंग 20. तो कैर स्ट्रिंग 20 का मतलब क्या है कि जो भी एक मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसका साइज़ 20 दे दिया. मतलब क्या, उसमें मैक्सिमम 19 कैरेक्टर तो स्टोर हो जाएंगे और एक /0 स्टोर होने वाला है. मतलब 19 से अगर कम स्टोर कराएंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन 19 से ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी. तो printf एंटर स्ट्रिंग फिर scanf. और देखो ये साइन यूज़ करते हैं हम किसके लिए, हमको अगर पूरी स्ट्रिंग स्टोर करानी हो. तो अगर हमको पूरी स्ट्रिंग, मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, हाँ ये देखो %. देखो ये वाला साइन इसको क्या बोलते हैं बताएगा कोई, जो /n से पहले जो साइन लगाया है ऊपर वो क्या है, हेलो, नहीं जानते सर, मेरे को भी नहीं याद आ रहा तो इसलिए मैं पूछ रहा था. तो मतलब देख लो साइन कौन सा है, ठीक है. तो नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी. तो ये %, उसके बाद ये ऊपर वाला साइन है ऊपर वाले का फिर /n और फिर उसके बाद स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं. हम जब भी कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं तो एंड तो लगाते ही हैं. इंटीजर करानी हो, कैरेक्टर कराना हो, फ्लोट कराना हो, एंड क्यों लगाते हैं, एड्रेस देने के लिए. तो एंड तो आएगा ही आएगा. तो एंड str क्या था, फंक्शन का मतलब स्ट्रिंग का नाम. तो एंड str. अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो printf %s str. अब देखो तुम देख रहे हो scanf में हमने ये लगाया है लेकिन printf में नहीं लगाया. printf में मतलब %s लगाया है तब भी हो जाएगा काम. मतलब क्या है, सिर्फ scanf की प्रॉब्लम है कि वो जैसे ही स्पेस देखता है तो आगे का रीड नहीं करता है. लेकिन printf में अगर %s लगा के हम देखेंगे str में जो भी स्टोर का सारा प्रिंट कर देगा. लेकिन देखते हैं यहाँ कुछ और लिखा है. लेकिन अनदर मेथड टू रीड कैरेक्टर स्ट्रिंग विद वाइट स्पेस फ्रॉम टर्मिनल इज यूजिंग बाय अ गेट ch. अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे यही है, मतलब ये नहीं रीड करेगा. मतलब % लगाएंगे तो ये भी नहीं रीड करेगा. जैसे scanf जैसे स्पेस को रीड नहीं कर रहा था, वहीं तक रीड कर रहा था, उसके बाद नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं रीड करेगा. देखेंगे एक बार करके, ठीक है. गेट मतलब printf लगा के देखेंगे, फिर गेट ch लगा के देखेंगे. तो एक गेट ch होता है और एक पुट ch होता है. पुट्स मतलब पुट ch नहीं, पुट्स जैसे GETS ऐसी PUTS. तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग्स को इनपुट और आउटपुट के लिए. पुट्स यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए और गेट्स यूज़ करते हैं लेने के लिए, ठीक है. मतलब हमें इनपुट लेना हो तो यहाँ पे देखो ये चीज़ जो लिखी है ना, इतनी सारी चीज़. अब यहाँ पे ये एक दूसरा कोड है छोटा सा, इसमें इंट मेन वगैरह नहीं है. इसमें सिर्फ इतना दिया है कैर टेक्स्ट नाम का कुछ एरे है जिसमें 20 साइज दे दिया है हमने. फिर गेट्स मतलब हम जो भी एरे है जो टेक्स्ट नाम की उसमें क्या है स्टोर करा रहे हैं वैल्यूज़. मतलब पूरी की पूरी
ऐसा लिखने से क्या है, हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो भी एंटर करेंगे वो पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो जाएगी टेक्स्ट में, स्पेस के इंक्लूडिंग। मतलब अगर हमने स्पेस भी दिया है ना तो वो भी स्पेस स्टोर हो जाएगा जाके, ठीक है। ये नहीं कि स्पेस नहीं स्टोर होगा। प्रिंट एफ में क्या है, प्रिंट एफ परसेंट एस और टेक्स्ट, ठीक है। अब हम ये एक बार रन कर करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे समझ में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही बोले। क्या? कैरेट सर, हाँ हाँ, मैंने सुन लिया मैंने। हम क्या करते हैं, एक बार इसको देखते हैं ये कोड को, ठीक है। तो ये वर्ड में एसटीआर ये सब, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक अपनी हेडर फाइल इंक्लूड वाली लेनी है हमको। और हमको एक दूसरी फाइल चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिंग्स लेने वाले हैं इसलिए, .h, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे, तो इंट मेन ले लिया हमने। और उसके बाद क्या करना है, एक कैर नाम की है, एक एरे है जिसका नाम क्या है, देख ले क्या, str, अच्छा ठीक है। खुल जा सिम और 20 साइज ले लिया थोड़ी देर के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, अब प्रिंट एफ दे रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है, string। और हम क्या कर रहे हैं, स्कैनएफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। पहले स्कैनएफ लगाते हैं और उसमें हम %s लगाएंगे, %s। और हम क्या कर रहे हैं, एंड str, ठीक। और उसके बाद हम प्रिंट एफ लगाते हैं और हम उसमें भी %s लगाएंगे और क्या करेंगे, str को प्रिंट करा लेंगे। अब क्या इंट मेन लिया है तो रिटर्न लगा दे रहा है, ठीक है। रन करा के देखते हैं। तो रन कराया हमने, क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक 20 बाइनरी कोड रनिंग। क्या मेन के बाद क्या मेन के बाद पैरेंथेसिस नहीं यूज किया। अरे यार, अब क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्यों, क्योंकि ये वाला ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बहुत एरर करता हूँ मैं ना। बोल रहा है एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हेलो, देखो हेलो की स्पेलिंग नहीं आती, एवरीवन, ठीक है। मैंने हेलो स्पेस एवरीवन लिखा, ठीक है। देखते हैं क्या होने वाला है। तो हम एंटर दबाते हैं, बोला है हेलो, ठीक है। तो केवल हेलो हुआ है। अब हम क्या करते हैं, % जो एस है इसको हटा के दूसरा लगाते हैं। दूसरा क्या था, ये और /n, ठीक। अब देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड, ठीक ना, मैं यहाँ पे वो लगा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हेलो, सही है, एवरीवन, ठीक। प्रिंट कराया, देखो हेलो एवरीवन प्रिंट हो गया। मतलब क्या है, प्रिंट एफ में अगर हम %s लगाएंगे तो भी पूरा वो स्पेस के साथ प्रिंट कर देगा। मतलब प्रिंट एफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कैन एफ में दिक्कत है, ठीक है। अब क्या हम इस स्कैन एफ को हटा के क्या करते हैं, गेट्स लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट्स, और गेट्स में क्या करना है, जो भी उसका नाम है str, और ये। अब हम फिर से स्टार कराने वाले हैं। क्या करते हैं हम, हेलो, ठीक है। देखो हेलो ऋषभ प्रिंट हो गया। तो गेट्स का ये हो गया। अब जैसे ये गेट्स का देख लिया, स्कैन एफ को हटा के हमने गेट्स लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट एफ को हटा के हम पुट्स यूज़ करें।
तो हम गेट्स की जगह मतलब ये printf की जगह पोर्ट्स यूज़ करके और str बोलेंगे तो भी वही होने वाला है फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है। हम बोलते हैं क्या बोले बताओ, कुछ और बोलो, जैसे आई एम हाँ प्रिंट हो गया। आ रहा है समझ में, सारी चीज़ समझ में आ गई। गेट स्पोर्ट स्कैन एफ प्रिंट एफ। ऐसा स्ट्रिंग वाली लाइन है वहां पे अगर पुट यूज करता क्या चीज़? 6 वाली लाइन से प्रिंटफ वहां पर पुट यूज करता 6 वाली लाइन की जगह यहाँ पे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं पोर्ट्स, और पोर्ट्स में फिर हम देखते हैं, एक मिनट है। एरर बोल रहा है, कह रहा है एंटर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्लियर नहीं किया है तो डिक्लेरेशन होगा। आएगा। बस क्या होगा, गेट्स और पुट्स में एक दिक्कत और होती है, क्या होती है, वो लाइन चेंज कर देते हैं। मतलब देखो जैसे यहाँ मैंने पुट्स लिखा, पुट्स str, अब मैं एक और पुट्स लगा देता हूँ, ठीक है, पुट्स str, ठीक है, देखो str, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देते हैं। देखो देखो ये क्या है, एंटर और स्ट्रिंग के बाद देखो ये कर्जर जो भी प्रिंट होने का वाला आ रहा है ना, देखो ये यहाँ नीचे आ रहा है एंटर होने को, क्या वो ऑटोमेटिक लाइन चेंज का उनका फंक्शन होता है। तो जैसे मैंने यहाँ everyone किया और उसके बाद मैं एंटर करने वाला, तो देखो क्या होने वाला है, हेलो एवरीवन, हेलो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। और जबकि मैंने यहाँ /n वाला जैसा कुछ फंक्शन नहीं दिया है, दिया है क्या मैंने कुछ, लेकिन क्या है, ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो रही है। तो क्या होता है, गेट्स में और पुट्स में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो लाइन चेंज कर देते हैं। एक ये चाहे तुम बोल सकते हो एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं चाहिए होती है लाइन नेक्स्ट लाइन में, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट लाइन कर देता है। और एडवांटेज इसलिए है कि वो जहाँ हमें /n लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, यस सर। चलो ठीक है। स्ट्रिंग तक तो सबको पता चल गया था कि स्ट्रिंग में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, ये भी पता हो गया था। इसके बारे में पता ना सबको कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं ना। तो उसके बाद होते हैं कुछ एक्स्ट्रा हैंडलिंग की जाती है हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके साथ, कुछ एक्स्ट्रा वर्क किए जाते हैं उनके साथ। तो वर्क्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास string.h नाम मतलब स्ट्रिंग के हीडर फाइल एक होती है, जिसको हम कॉल करने के बाद ये सारे जो हमारे पास वर्क है इनको परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई वर्क कर रहे हो तुम, तो 2 अलग अलग स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, है ना, लेकिन जब तुम्हें उसका आउटपुट चाहिए हो तो दोनों स्ट्रिंग को एक साथ चाहिए हो, मतलब दोनों को जोड़ के, है ना। तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग कैट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, मतलब कंबाइन कर दो। हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग होते हैं ना उनको कंबाइन कर देता है, और कंबाइन करके जो फर्स्ट स्ट्रिंग होता है जिस वेरिएबल में स्टोर होती है उसी में वो स्टोर कर देता है ना। तो हमारा इसका फंक्शन क्या है, str cat ना, इसको वर्क करके देखते हैं, ठीक है। जितना मैंने बोला उतना समझ में आया ना। इस str cat मतलब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम 2 अलग अलग जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्क करते हैं। तो चलो पूरा लिखना ही पड़ेगा।
तो कोड तुमको दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो जैसे कि हम कोड में क्या लिखा है हमने देखते हैं। तो हमने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को ऐड कर लिए, जिसके थ्रू हम जो फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं वो हमारा कंपाइलर एरर ना दे कि ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं कर रखा है। तो इस वजह से हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को ले लिया। मेन फंक्शन लेते हैं जहाँ से हमारा जो है फंक्शन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम मेनली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ठीक, तो हमने दो मतलब डाटा टाइप में, कैरेक्टर डाटा टाइप में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, str1 str2। तो str1 में हमने हेलो स्टोर करा लिया है, str2 में एवरीवन स्टोर करा लिया ना। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट लाइन में जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन में हम दोनों को प्रिंट करा रहे हैं विद एक स्पेस के थ्रू, है ना। एक स्पेस के थ्रू प्रिंट करा दे रहे हैं दोनों स्ट्रिंग को। उसके बाद क्या कर रहे हैं हमने, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट मतलब दोनों को कंबाइन कर लिया। अब क्या होता है, जब दोनों कंबाइन होता है तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग होता है उसमें स्टोर हो जाता है, दोनों स्ट्रिंग कंबाइन होकर के फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में, इस लाइन में मैंने स्ट्रिंग 1 को प्रिंट कराया ताकि जो है कॉन्कैटिनेट मतलब कंबाइन होने के बाद वही प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। क्या बता रहा है, एरे लोगे एरे। हाँ यार, एक्चुअली पाइथन पे वर्क करने के बाद भूल ही गए हैं कितने की साइज का है, 3-5 रहने तो साइज मत दो। ये भी सही है। अभी भी अरे सॉरी है ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। दिख रहा ना ये? यस सर। यस सर। हाँ, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या कहा था, हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग तो ले ली, डिक्लेयर कर लिया पहले से, उसका डिफिनेशन भी दे दिया कि इसकी वैल्यू इतनी इतनी है ना। तो फर्स्ट लाइन में हमने क्या कहा था, फर्स्ट printf में दोनों को सेपरेटेड विद स्पेस, एक स्पेस दे करके हमने उसको प्रिंट कराया लाइन 6 में, है ना। फिर उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट मतलब कंबाइन कर लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद वो स्ट्रिंग 1 में स्टोर हो जाता है, तो उसके बाद हमने स्ट्रिंग 1 में सेव कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली एक हैंडलिंग हमारा स्ट्रिंग का ये हो गया। मतलब दो अलग अलग स्ट्रिंग को अगर हमें कंबाइन करना है तो ये strcat को हम फंक्शन का हम यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इतना छोटा कहाँ हो गया, चलो ठीक है। फिर हमारा क्या है, str लेंथ। जैसे मान लो तुम कोई वर्क कर रहे हो, है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें अब मान लो तुम्हें रिवर्स करना, कोई स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग को तुम्हें रिवर्स करना, तो उसके लिए तुम्हें उस स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए ना, मतलब उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। हाँ, तो क्या, जैसे कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी होगी कि उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मेरा नाम अंकित है, अंकित कितने कैरेक्टर से मिलके बना, 5 कैरेक्टर से, है ना। तो पता करने के लिए मतलब टोटल लेंथ कितनी उस कैरेक्टर मतलब उस स्ट्रिंग की, तो उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हम strlen फंक्शन का यूज करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसी के साइज का हम कुछ काम करने होते हैं। जैसे उसी के साइज के इक्वल हमें लूप चलानी होगी। मान लो जैसे मैंने बोला रिवर्स करने का ना, तो रिवर्स करना जो तुम्हारा स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अब कुछ भी तो मतलब लूप के थ्रू मान लो आप उसको रिवर्स करा रहे हो, तो अब लूप में कोई भी अपने मन से थोड़ी ना लूप चला दोगे कि हम 10 तक चला रहे हैं, 50 तक चला रहे हैं, कुछ कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो सकता है ना। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग की लेंथ को इस फंक्शन के थ्रू निकालते हैं और उस लूप में उस लेंथ को रख देते हैं, ताकि जो भी स्ट्रिंग की लेंथ हो उसी के इक्वल हमारा लूप चले और हमारा जो है रिवर्स जो है सही हो जाए। मैंने एक एग्जांपल दिया था रिवर्स का, ये मत समझ लेना सिर्फ रिवर्स के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ में आया, मतलब स्ट्रिंग लेंथ आखिर करता क्या है। जो स्ट्रिंग की लंबाई होती है
जितने भी कैरेक्टर से मिल के बना होता है उतने का वो उतने नंबर बता देता है, कितने नंबर है। ठीक है, तो इसको बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं ना। तो कहाँ, इसी को नीचे देख लेते हैं ना। तो एक लेंथ ले लेते हैं हम। हम स्ट्रिंग 2 का ले लेते हैं। तो जैसे हमारा हमने बताया था कि स्ट्रिंग लेंथ करता क्या, साइज मतलब कितने कैरेक्टर से मिलके बना है वो लेंथ बताता है ना। तो हमने स्ट्रिंग 2 पास किया स्ट्रिंग लेंथ में। तो आप लोगों के हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए? सर 12 है। 2 2 4 2 6 2 8 12 तो नहीं है यार। 8। और सर 8 आना चाहिए, क्योंकि देखो हमने स्ट्रिंग 2 को सिर्फ दिया ना। अगर हम स्ट्रिंग 1 को दे देते हैं तो हमारे पास इसके नीचे क्या हो रहा है अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं ना। अभी देखो, और ये क्या हो रहा है? अच्छा हाँ सॉरी, स्ट्रिंग 2 खाली हो गया इस समय, इसको हटा देते हैं। स्ट्रिंग 2 खाली पड़ा है इस बार। हाँ, तो अब स्ट्रिंग 1 का देखते हैं। अरे नहीं, लेंथ करोगे ना प्रिंट। सॉरी हाँ, लेंथ हम कर रहे हैं, वो कैरेक्टर हम सही किया, बता दिया, वरना मैं परेशान ही रहता। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। है ना, तो अब ध्यान से देखते हैं। तो पहली 2 लाइन का पता ही क्या क्या हुआ है ना। तो फिर हम देखते हैं 11th लाइन ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि लेंथ में मतलब जो हमने स्टोर करा है स्ट्रिंग 2 की लेंथ कितनी है। अब खुद काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हमारे पास 8 थे, तो हमको ये वैल्यू बता दिया कि 8 है ना। ठीक है, अगर जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग 1। यस सर। हाँ, स्ट्रिंग 1 में मैंने बोला था दोनों जुड़ गए हैं ना। तो जुड़ने पे कितना, 8 और 5 कितना होगा, 13। ठीक है, क्योंकि अब इस समय स्ट्रिंग 1 में क्या, अगर छोड़ो मैं इसको क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी करके कॉन्कैटिनेट पर करने के पहले एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। न्यू लाइन पे गया है, पर यहाँ से न्यू लाइन पे नहीं गया है। ओके, अब देखो दिख रहा ना। तो अभी देखोगे तो पहले स्ट्रिंग 1 को हमने कहाँ गया, कितने सारे रन हो रहे हैं। हाँ, तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या करा रखा है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को दोनों स्पेस से सेपरेट करके प्रिंट कराया है। ठीक, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने स्ट्रिंग लेंथ में क्या ले रखा है, स्ट्रिंग 1। तो हेलो का लेंथ कितना है, 5 मिल गया हमको। ठीक, फिर हमने कॉन्कैटिनेट कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो हेलो और एवरीवन दोनों मिल गए, स्ट्रिंग 1 में स्टोर हो गया है ना। स्ट्रिंग 1 में स्टोर हो गया, तो अब स्ट्रिंग 1 की लेंथ हमारी दोनों ऐड होकर किया। अब से मान लो इसकी वैल्यू मैं स्ट्रिंग 1 की 10 दे देता हूँ, है ना। स्ट्रिंग 1 के 10 देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 10 तक का ही स्टोर होगा, मुझे जहां तक उम्मीद होगा। 10 नहीं पूरा हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो साइज इंक्रीज कर दे रहा है उस स्ट्रिंग की। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ कि मतलब हम 2 स्ट्रिंग को कंबाइन कैसे कर लेंगे और किसी स्ट्रिंग की लेंथ हमें निकालनी हो तो वो कैसे करेंगे। सर जो प्रिंट हो रहा है दोनों कंबाइन स्ट्रिंग 1 उसको स्ट्रिंग 3 नहीं कर सकते हैं क्या?
से जो दोनों हेलो वर्ड को मिला के प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग 1 में करवा रहे हैं, उसको स्ट्रिंग 3 भी कर सकते हैं अलग से उसको देकर। नहीं, उसको हम कहीं पे स्टोर नहीं करा सकते हैं अलग से। जैसे कि तुम कहना चाह रहे हो कि हम जो str cat लिखे हैं इसको कहीं पे स्टोर करा ले, ऐसा कुछ कह रहे हो ना? तो इस फंक्शन का ये काम नहीं है कि हम किसी को मतलब किसी में उसको असाइन करें, है ना? तो ये ऑटोमेटिकली ये काम करता है कि जो पहला फंक्शन होता है। हाँ 11th लाइन में से आप प्रिंटअप स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करवा रहे हैं, उसको अलग हम लोग कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते हैं? हाँ मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि तुम कह रहे हो इसे स्ट्रिंग 3 ले लेना इक्वल्स टू करके, है ना? यस सर। कह रहे हो? हाँ यस तो सर। वही मैं समझा रहा हूँ कि जो हमारा जो कॉन्कैटिनेट का हमारा फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, वो एक्चुअली कैसे काम करता है। जो हमारा हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, एक स्ट्रिंग 1 का एक स्ट्रिंग 2 का। ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया ये, फिर ये हमारा दूसरा पैरामीटर। तो कॉन्कैटिनेट कैसे होता है, जो दोनों स्ट्रिंग होती है ना, दोनों स्ट्रिंग को उठाता है और स्ट्रिंग 1 में ही सेव कर लेता है। वो दोनों को ऐड करने के बाद स्ट्रिंग 1 में खुद से सेव कर लेता है। इस वजह से हमें कोई थर्ड वेरिएबल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ओके सर। समझ रहे हो? अगर मतलब वो अगर खुद में ले लेता है। हाँ अगर हम थर्ड स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसके लिए str cat फंक्शन नहीं यूज कर सकते, फिर उसके लिए हमें अलग यूज करना पड़ेगा दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके तीसरी स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए। अब जैसे कि पाइथन में देखा जाता तो जैसे मान लो 2 स्ट्रिंग को ऐड करना है ना, तो ऐसे ही कर लेते थे हम लोग, सीधे सीधे एक तीसरी वेरिएबल लेते थे, प्लस कर दिया और ऐसे कर दिया, वो ऐड हो जाता था। ये पाइथन का है, पर इसमें मुझे लगता नहीं वर्क करेगा, मुझे पता नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। str3 को क्लियर करो पहले। हेलो, str3 डिक्लेयर करो। बोलो बोलो यार, बगल में ना दिमाग खराब कर रखा है पड़ोसियों ने एकदम से। तो इससे मत जाना, हम जो स्ट्रिंग को जब कॉन्कैटिनेट करते हैं वो हमारा इसी में चलता है। ठीक है, str cat के थ्रू हम करते हैं ना। हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। इतना समझ में आया ना? यस सर। यस सर। बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग रिवर्स, है ना? क्या रिवर्स यूज टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, है ना? तो उसको एक्चुअली वो रिवर्स कर देता है। तो मैंने जैसे बात की थी रिवर्स करनी, एक क्या कर सकते हैं, हम एरे लेते हैं, उसको हम खुद से लूप चला के रिवर्स कर सकते हैं, है ना? और एक क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन पहले से ही डिफाइंड है, हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो क्या कर देता, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देता। तो इसको भी करके देखें। यस सर। यस सर। ओके, तो रिवर्स कर देता। तो ये सारे कोड हटा दो कि रहने दो, इसी के साथ कराएं? इसी में सब कुछ कराते हैं। कोड लिखिए सर। हाँ, इसी में करा दे रहे हैं। तो रिवर्स के लिए हमारा क्या है, str rev ना, तो rev, यस सर। हाँ, रिवर्स कर लेते हैं। तो कौन सा रिवर्स करते हैं हम, स्ट्रिंग 1 कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको इसी में प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, दिख रहा है ना? दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो सिंपली जो हमारा फंक्शन है ना, उसी फंक्शन को हम यूज करते हैं। उस फंक्शन में कितने पैरामीटर पास करते हैं वो हम ध्यान में रखते हैं ना। तो देखो, अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं, क्या एवरीवन का ई नहीं प्रिंट हुआ है सर, इसमें अपोजिट जब लिखा है तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लास्ट में ई, हेलो, EVERYONE। हाँ, ई तो नहीं आया वैसे। कोई दिक्कत रह गई क्या?
कि ठीक है, तो एक बार फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग रिवर्स की, है ना। तो स्ट्रिंग रिवर्स में बेसिकली मैंने क्या बताया था, क्या होता है कोई भी स्ट्रिंग होता है तो मे बी हमें क्या जरूरत पड़ रही है, उस स्ट्रिंग का रिवर्स चाहिए हो किसी काम के लिए। वो काम तो मुझे पता नहीं, वैसे दिमाग में है नहीं क्या काम हो सकता है, ठीक है। तो अब कोई भी स्ट्रिंग उसका रिवर्स अगर आपको चाहिए हो तो वो कैसे करेंगे। एक होता है कि हम खुद से कर लें कोई फंक्शन, मतलब लूप लगा के आप खुद से कोई, मतलब क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड कोई प्रोग्राम बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो और वहां से आप उस स्ट्रिंग का रिवर्स निकाल लो ना। लेकिन क्या होता है, अगर आपको अपना टाइम बचाना तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन आता है strrev स्ट्रिंग रिवर्स ना। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग है ना उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये हमने जो /0 लगाया ये हमारा नल पॉइंटर है एक्चुअली ना। तो नल पॉइंटर इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे जब हम लोग पॉइंटर वगैरह पढ़ रहे होंगे, उस समय इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर जब पढ़ेंगे ना उस टाइम पे हम इसके ऊपर थोड़ा डीपली चलेंगे। तो अभी देखते हैं इसको। तो स्ट्रिंग रिवर्स में क्या होगा, स्ट्रिंग रिवर्स में जो हमारा फंक्शन स्ट्रिंग रिवर्स जो होता है क्या करता है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसको उल्टा कर देता है। तो ये आपने वर्किंग इसकी देख ही ली कैसे काम कर रहा है। तो इसमें कुछ पूछना है आपको? मुझे लगता है इसे भी हम थर्ड वेरिएबल में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। एनीवन, एनी क्वेश्चन? चेक कर सकते हैं जो आगे और पीछे से हैं। और हाँ वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब जो वर्ड है उसको ले लो, मतलब किसी वेरिएबल में स्टोर करा दो ना, फिर उसको रिवर्स करा लो। रिवर्स कराने के बाद दोनों को चेक करो, दोनों अगर इक्वल है, दोनों इक्वल है तो क्या होता है उस टाइम, ये जाहिर सी बात दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम बता देगा। तो कंपैरिजन के लिए भी एक जो हमारे पास फंक्शन है, तो हम एक string1 string2 को कंपेयर भी कर सकते हो कि दोनों सेम है या दोनों सेम नहीं है। तो इस वजह से हम क्या, जैसे मान लो पैलिंड्रोम की बात कर रहे थे तो हमने उसको रिवर्स करा लिया। रिवर्स कराने के बाद हम strcmp करके होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, उसको यूज कर लेंगे, फिर दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होता है तो हमें 0 वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब अगर हमारा जो स्ट्रिंग दोनों इक्वल हो तो फिर 0 वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इक्वल नहीं होता तो कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, -1 -2 कुछ भी कोई रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा आपने देख लिया कि रिवर्स वाला फंक्शन कैसे काम करता है। तो आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा एक बार और क्लियर कर दो, क्लियर नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन मैंने बताया था ना कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास, सॉरी दो स्ट्रिंग है, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा ये दोनों स्ट्रिंग हमारे पास इक्वल है कि नहीं है। मैंने जस्ट बात की थी अभी, तो वो भी देख लेते हैं ना वो कैसे काम कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देख लो, ये है स्ट्रिंग, दिस फंक्शन यूज टू डिफरेंट अनमैचिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग। इस पे जो लिखा उस पर मत जाओ, सीधे सीधे स्ट्रिंग कंपेयर जो क्या करता है वो एक्चुअली वो जो हमारे पास जो अलग अलग स्ट्रिंग होते हैं उन दोनों को एक्चुअली कंपेयर करता है दोनों के बीच में कि दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर इक्वल होता है तो 0 वैल्यू रिटर्न करता है, अगर नहीं होता तो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। वो कंपाइलर पे आई थिंक मुझे डिपेंड करता है, तो इसको चेक करते हैं एक बार।
तो जैसे देखो हमारा नॉन जीरो वैल्यू था ना, सॉरी नॉन जीरो, हेलो यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हमारे होते हैं तो जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, अगर इक्वल नहीं होता है तो नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करता है। अब जैसे दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1 है ना। इसको हम इक्वल करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो इक्वल करने पे क्या वैल्यू आती है ना। देखा? हाँ, तो जैसे कि अभी इन्होंने पूछा कि ना हम कैसे पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग अकेले है, मान लो यही है ना, तो उसका पैलिंड्रोम चेक करना, तो हम उसको रिवर्स भी करेंगे, है ना। तो इफ जो हमारा स्ट्रिंग 1 है इक्वल्स टू किसके, str रिवर्स किसके, str 1 के रिवर्स के इक्वल है, तो वो हमारा पैलिंड्रोम होगा, यही है ना। या फिर कंपेयर करा लें, स्ट्रिंग कंपेयर। चलो इसको चेक कर लेते, अभी जो मैंने लिखा है इसको बाद में करते हैं ना। जो था जिसने पूछा तो वो है ना। यस सर। पहले दूसरी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी ना, तो वहाँ पे स्ट्रिंग 2 इक्वल टू कर लें। वेरिएबल में स्टोर होता है ना, उसी वेरिएबल में ही रिवर्स करके स्टोर करा देता है। जैसे हम जब दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, तो सेकंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर करा लेता था, है ना। तो जब हम रिवर्स करते हैं तो जो जिस स्ट्रिंग में हम रिवर्स कर रहे हैं, जिस स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होते हैं ना, वो उसी वेरिएबल में रिवर्स होकर स्टोर हो जाती है। जैसे देखो स्ट्रिंग रिवर्स किया है स्ट्रिंग 1 को, तो स्ट्रिंग 1 में ही वो रिवर्स होकर स्टोर हो गया है ना। तो अगर ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम प्रिंट करा के दिखा देते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। रिस्पॉन्स दे दो यार, अच्छा नहीं लगता। यस सर। हाँ, तो हम देखते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर लिया सब कुछ, फिर मैंने स्ट्रिंग 1 को रिवर्स कर लिया, है ना। ठीक है, यस सर। रिवर्स कर लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग 1 को। तो स्ट्रिंग 1 हमारी क्या हो गई, रिवर्स हो गई है ना, देख रही होगी। स्ट्रिंग 1 हमारी रिवर्स हो चुकी है, और स्ट्रिंग 2 हमारा क्या है, हेलो। अब जब दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा नॉट पैलिंड्रोम आया ना। तो इसी के साथ हम स्ट्रिंग कंपैरिजन भी इसी में देख लेते हैं, ये ना करते हुए ना, इफ एल्स ना लगा के।
इफ एल्स तो लगाना ही पड़ेगा, तो 0 पे फॉल्स हो जाता है, 0 पे फॉल्स होता है। चलो देखते हैं। इक्वल टू 0 की तरह। तो ये भी देख लो, जैसे कि हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हमारा स्ट्रिंग कंपेयर करने पे दोनों इक्वल होता है तो हमारी 0 वैल्यू आती है ना। इस वजह से हमें बता रहे हैं अगर कंपेयर करने पे हमारे पास जो वैल्यू है 0 आती है तो हमारा पैलिंड्रोम होगा, अगर नॉन 0 वैल्यू आती है तो हमारा नॉट पैलिंड्रोम होगा। ये समझ गए हो ना कि स्ट्रिंग कंपेयर कैसे वर्क करता है, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग लेंथ एंड स्ट्रिंग क्या था, कॉन्कैटिनेट। ठीक है, ये 4 चीजें समझ में आ गई। यस सर। सिर्फ 1-2 लोग बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी, है ना। स्ट्रिंग कॉपी जो क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन होता है, एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में वो कॉपी कर लेता है। मतलब जैसे कि हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, तो एक वेरिएबल ने कुछ वैल्यू है ना, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि सारी चीजें काम करते हुए देख रहे हैं तो करते हुए देखते हैं। ठीक है, इसको हम हेलो एवरीवन दोबारा, सॉरी एवरी, स्पेलिंग गलत हो जाए बता देना यार, आती नहीं हमको अंग्रेजी। हाँ, तो जैसे कि देखते हैं हमारे पास 2 स्ट्रिंग थी, हेलो एंड एवरीवन, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों को पहले प्रिंट करा लिया कि सबसे पहले स्ट्रिंग 1 में क्या, स्ट्रिंग 2 में क्या, है ना। तो स्ट्रिंग 1 में क्या था हमारा हेलो, स्ट्रिंग में 2 क्या था, स्ट्रिंग 2 में क्या था एवरीवन, है ना। और जब हम कॉपी करा लिए, स्ट्रिंग कॉपी strcpy हमारा फंक्शन होता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। एक्चुअली वो कॉपी नहीं, रिप्लेस कर देता है। जो पुराना डाटा होता है उस डाटा को हटा के उस पर वो रिराइट कर देता है जो नया डाटा होता है। तो जैसे कि स्ट्रिंग 1 में क्या था, हेलो था, और स्ट्रिंग 2 में क्या था, एवरीवन। तो जो स्ट्रिंग 2 का डाटा था वो स्ट्रिंग 1 में रिराइट हो गया। जो पुराना डाटा था स्ट्रिंग 1 को, उसको हटा के नया डाटा उस पर रिराइट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रिंग 1 हेलो एवरीवन हो गया और स्ट्रिंग 2 भी एवरीवन ही है। समझ में आया स्ट्रिंग कॉपी कैसे काम करता है और क्या काम करता है? यस सर। सर स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 को करना होगा तो आगे पीछे लिख देंगे, बस चेंज कर दो। देखो हो गया। यस सर। देखो सीधे सीधे जो पैरामीटर 1 होता है ना, पैरामीटर 1 में ही सारा कुछ काम होता है। समझ, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ पैरामीटर 1 मतलब समझ रहे हो ना, जो फर्स्ट पैरामीटर होता है, जो भी कुछ काम होता है उसी में होता है। जब कंपेयर कर रहे थे तो फर्स्ट से कंपेयर कर रहा था, ठीक है।
दूसरा से फिर क्या कहते, हाँ कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, कॉन्कैटिनेट कर रहे थे तो दोनों को ऐड करके फर्स्ट में स्टोर करा रहा था ना। अब कॉपी किया तो कॉपी कर रहे तो फर्स्ट में ही वो रीराइट कर रहा है जो डाटा है ना। तो हमारे जो हैंडलिंग के हो गए कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हो गए ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा क्या है, इतना समझ में आया ना? यस सर। स्लैश की क्यों लगाते हैं सर? टैब का नाम सुना है ना? टैब टर्मिनल दिखाओ ना। टैब सीधी सीधी बात करते हैं, जो कीबोर्ड देखोगे टैब होता है। अब जैसे कि ये स्पेस देख रहे हो ना, कहते हैं कि टैब जो होता है उसको प्रेस करने के 4 स्पेस के इक्वल स्पेस देता है। जैसे हम 4 बार स्पेस प्रेस करते हैं, जितनी स्पेस हमको मिलती है ना, एक बार टैब प्रेस करने पे उतना स्पेस हमको देता है। तो ओके सर। सर स्लैश टैब का काम वही होता है। हाँ सर स्लैश 0 क्या है? स्लैश 0 नल पॉइंटर, हमने बताया था उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मतलब नल पॉइंटर सीधे सीधे बात करते हैं, वो हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग बताता है। मतलब एरे होता है उसका एंड बताता है कि हमारा एंड है, इसके बाद हमारी स्ट्रिंग नहीं है ना, या फिर हमारा एरे नहीं है, वो एंड बताता है एक्चुअली। ठीक है, इसके ऊपर हम पॉइंटर लगाएंगे तो नहीं प्रिंट होगा? नहीं होगा ऐसा नहीं है, कर सकते हो, लेकिन हम बताने के लिए एक्चुअली लगा दिए थे। ठीक है, अगर नहीं लगा तो कोई इशू नहीं है, तो हम हटा के भी दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली होता है वैसे सब कुछ, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ, एग्जीक्यूट होता है वो, जैसे कि दिखाने के लिए था। ठीक है, तो ये इतना समझ में, हैंडलिंग फंक्शन समझ में आ गए ना? यस सर। स्ट्रिंग 1 कर देता है। भ्राताश्री आप क्या पूछ रहे हैं? एक बार दोबारा पूछो। एक काम करिए, आप लिख के भेज दीजिए, लिख के भेज दीजिए तो ठीक रहेगा ना, तब तक हम आगे देखते हैं। एनुमरेटेड डाटा टाइप इम्पोर्टेंट है, पर उतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के पर्पस। ठीक है, तो एनुमरेटेड डाटा टाइप बेसिकली सीधे सीधे बताएं क्या होता है। एनुमरेटेड डाटा टाइप, जैसे आपने डाटा टाइप्स पढ़े हैं, कैर, इंट, फ्लोट, बहुत सारे डाटा टाइप्स आपने पढ़ लिया ना, तो ऐसे ही ये हाँ वो सारे प्री डिफाइंड डाटा टाइप है। जो एन्यूमरेटेड डाटा टाइप होता है उसे हम सीधे सीधे कहते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब यूजर खुद से बनाता है एक डाटा टाइप। ठीक है, समझ लिया आपने? सीधे सीधे होता है क्या है, मतलब हाँ जो डाटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वो पहले से डिफाइंड है इस कंपाइलर में ना। लेकिन ये जो एन्यूमरेटेड डाटा टाइप बेसिकली करता क्या है, ये हम मतलब यूजर के थ्रू बनाया जाता है डाटा टाइप, उसी को हम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप कहते हैं। मतलब सिंपल एक लाइन है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर कॉल्ड एन्यूमरेटेड डाटा टाइप या एन्यूमरेशन। ठीक है, ओके सर। यस सर। हाँ, तो जैसे कि हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे थे ना, इंट, कैर, फ्लोट, तो इसे भी हम डिफाइंड नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, जिसके मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी काम करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना मतलब आउटपुट लेना, इनपुट लेना है, या फिर कुछ कैरेक्टर या फिर इंटीजर डिक्लेयर करना है, तो सारी चीजें करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स हमारे थे, कुछ फंक्शंस थे ना। तो इसी तरीके से एन्यूमरेटेड डाटा टाइप जब यूजर बनाता है तो उसके लिए कीवर्ड आता है enum, तो उसका यूज करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर पिक्चर देखोगे तो दिख रहा होगा enum, फिर हम वेरिएबल का नाम देते हैं ना कि क्या हमारा नाम होगा डाटा टाइप का, है ना। सर वेरिएबल का नाम होता है ना? नहीं, वेरिएबल का नाम नहीं होता, एक कीवर्ड है। मैं मतलब वो बता रहा हूँ कि सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। जैसे मतलब कोई भी काम करने के लिए, जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या था, फॉर पैरेंथेसिस, फिर इनिशियलाइजेशन करते थे, फिर कंडीशन चेक करते थे, फिर अपडेशन करते थे, है ना। ये हमारा सिंटैक्स था ना। हाँ, तो इसी तरीके से मैं enum का सिंटैक्स एक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा था। enum हमारा जो है कीवर्ड है, enum यूज करेंगे, फिर enum के बाद कुछ वेरिएबल का नाम देंगे, जिस नाम का हमें डाटा टाइप बनाना है एक्चुअली, है ना। फिर उसके बाद हम जो भी कुछ
डाटा है उसमें हम दे देंगे, स्टोर करा देंगे कि ये हमारा डाटा है, ठीक है। और इसी के अंदर हमें चेक करना है, ठीक। इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे एग्जांपल में कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेट वर्किंग। वर्किंग इसका चेक करने के लिए, जैसे कि एनम वीक नाम का हमने बनाया, तो इसी को हम, हाँ चले गए भाई, फंक्शन विथ एरे एनुमरेटर डाटा टाइप। तो मैं यही कोड सीधे सीधे रन करा रहा हूँ। ये अलग ही काम है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डाटा टाइप की ना, एनुमरेटेड डाटा टाइप। वॉइस जा रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो जो अब जैसे कि हमने एनम, ठीक है, कीवर्ड यूज किया। ये किस लिए यूज किया? ताकि पता चले कंपाइलर को कि हम खुद से एक अपना डाटा टाइप बनाना चाह रहे हैं ना। तो अब डाटा टाइप हो गया, तो फिर हम नाम क्या ले रहे हैं? वीक नाम दे दिया हमने, है ना, कि क्या नाम है? वीक नाम है। हमारे जो हम डाटा टाइप बना रहे हैं उसका डाटा टाइप का नाम क्या है? वीक। तो उसमें हमने सारे एलिमेंट्स, मतलब जो कुछ भी नाम देना चाह रहे हैं कि ये नाम होगा हमारा, जैसे कि वैल्यू स्टोर करा लेते हैं ना, कि ये अगर हमारे हैं तो इन पे हमें क्या वैल्यू देनी है वो डिफाइन हो जाती है। जैसे कि इसका इंडेक्स देखोगे 0, इसका 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारा इंडेक्स चल रहा होगा, ऐसे ही कुछ है। हाँ ठीक है। तो हमारे इंडेक्स के बेसिस पे इसके जो है नंबर असाइंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो है इस पे वैल्यूज को असाइन कर देता है कि स्टार्टिंग पे शायद 0 से, हाँ 0 से स्टार्ट होती है। एक बार रन करके देख लेते हैं मंडे पे क्या है। 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? हाँ 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी हम नाम एक्चुअली बता देते कि ये डाटा टाइप का ये नाम है ना, तो इसके कुछ वैल्यूज ऑटोमेटिकली जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टोर कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली वो इनिशियलाइज कर देती है कुछ वैल्यू। यहाँ पे 0 1 2 3 4, मतलब टोटल 6 तक की वैल्यू इनिशियलाइज इसमें कर दिया है। लेकिन नाम इनका यही है, मन ट्यू वेड हर्स फ्राई सैट सन, ये सारे नाम इनके, इनको हम बुला सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं पे अदर प्रोग्राम में अगर ऐसे लिख देते थे, मान लो यहाँ पे हम MON लिख देते हैं, तो हमारा एरर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने डिफाइन करा ही नहीं डाटा टाइप वगैरह, तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने करा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाया है, तो यहाँ पे हमने इस पे वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसका वैल्यू जो इंटीजर टाइप का, कुछ मैंने बताया ना 0 से समथिंग कुछ होगा, ठीक। जितनी मतलब जितना हमने दे रखा होगा मतलब लेंथ जितनी होगी हमारे, एक हिसाब से समझ लो एरे हमने पढ़ा है ना, तो एरे को अपने दिमाग में रख लो कि ये फर्स्ट जो है ये 0 है, सेकंड 1 है, फिर 2 है। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। मेन फंक्शन में हम बता रहे हैं कि हमारा जो है उसका नाम क्या है? वीक। वीक के साथ में अब जो हम अब डे नाम का कुछ वेरिएबल ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, उस डे नाम के वेरिएबल में, क्योंकि देखो कोई भी वैल्यू स्टोर करानी होती है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है ना। तो हम वेरिएबल ले रहे हैं डे में। अब मान लो हमें कुछ वैल्यू स्टोर करानी है ना, स्टोर नहीं करा मतलब कुछ फंक्शन जिसमें से कोई वैल्यू है उसका मतलब कोई भी नाम है उसकी वैल्यू चाहिए होगी, जैसे फ्राइडे है
है ना। तो फ्राइडे की कुछ वैल्यू होगी तो हमें पता नहीं है, तो देख लेते हैं। हमारे 4 आएगी, अगर चेक करते हैं 0 1 2 3 4, है ना। अब जैसे कि अब इसका यूज कहाँ पे आता है मेरे दिमाग में नहीं है, वैसे यूज अगर पता चल जाता है ना किसी भी चीज का तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो एन्यूमरेटेड डाटा टाइप का यूज कुछ खास, अभी हम लोग इतने अच्छे नहीं है तो हम लोग को पता नहीं इसका काम कहाँ पे करना है। सीधे सीधे से हमें इतना समझना है कि जो एन्यूमरेटेड डाटा टाइप वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब यूजर खुद से बनाते हैं जो डाटा टाइप्स, वो हमारे एन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स में आते हैं। एनम कीवर्ड जिसके थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं कि एनम, फिर अपना जो है नेम रहता है हमारे डाटा टाइप का, फिर कुछ डाटा होता है जिसके जो हम स्टोर करा रहे थे, जिसकी वैल्यू से हमें चाहिए होती है। अब जैसे मान लो ये मैंने बना रखा है ना, अब मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके अकॉर्डिंग मुझे इन पर्टिकुलर वीक डेज के जो है नंबर्स बार बार चाहिए हो, या फिर मैं पहले से असाइन कर लूँ मन इक्वल्स टू 1 या मंडे इक्वल्स टू 1, ट्यूसडे इक्वल्स टू 2, ये सारी चीज़ें मैं पहले से कर लूँ, तब जब मैं जहाँ भी बुलाऊँ तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे कि हाँ इसकी वैल्यू ये है, ठीक। तो ये क्या होगा, जिस फंक्शन में हम एक्चुअली उसको बनाए रखेंगे तो उस फंक्शन तक का ही वो उसका डाटा सीमित होगा, है ना। तो ये क्या होगा फिर हमारे लिए, तो जैसे कि हमने पढ़ा था ना क्या, स्टोरेज क्लासेस, जिस फंक्शन में हम स्टोर करें, जिस फंक्शन में हम डिफाइन करेंगे उस डाटा टाइप को, बस वो वहीं तक सीमित होगा। लेकिन जब हमें हर जगह यूज करना होगा तो हम ग्लोबल तो करेंगे, ग्लोबली ही उसे डिक्लेयर करेंगे, है ना। तो ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं तो अब हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो तब भी हमें सारे फंक्शन को एक बार, मतलब सारे जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा कि ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है। तो सेम उसी तरीके से अगर समझना चाहो, हम कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पे दे देते हैं, हमारा जो एन्यूमरेटेड डाटा टाइप होता है, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद मैं समझा नहीं पाया हूँ, एक बार कि कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन की जाती है यहाँ पे। जैसे कुछ भी हम नाम ले लेते हैं, मतलब ये सारे जो मंथ, ट्यूसडे, वेट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी है, वो जो हम एक हिसाब से समझ लो वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू असाइंड है, उस वैल्यू को तुम्हें कहीं, मतलब उस नाम से उस वैल्यू को कहीं पे यूज करना होगा सीधे सीधे। जैसे हम क्या करते हैं, इंट बुलाते हैं, तो इंट का काम क्या है, इंटीजर वैल्यू सिर्फ लेना, है ना। फ्लोट लेते हैं, फ्लोट का काम क्या है, डेसिमल वैल्यूज लेना, है ना। तो ये पहले से डिफाइन, इसका काम कुछ बता दिया कि इसका काम क्या है, कि ये तुम्हें करना है ना, समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो जो हम एन्यूमरेटेड डाटा टाइप में क्या होता है, हम उसे कुछ वैल्यूज दे देते हैं कि ये हमारा, मतलब एनम के थ्रू हम उसको डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब उस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का कुछ नाम होता है, उस नाम में हम कुछ प्री डिफाइन, मतलब यूजर के थ्रू कुछ डिफाइन करवाते हैं, मतलब हम ही लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो है मान क्या कहेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ इतनी है, ठीक है। तो जब भी हम उस वेरिएबल को यूज करेंगे कहीं पे पूरे प्रोग्राम में, तो वैल्यू हमें असाइन करेगा। मतलब समझ रहे हो कि सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल एक हिसाब से वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसका वैल्यू परमानेंट उस वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है, और कहीं पे भी हम प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे कुछ कांस्टेंट वैल्यू। अब समझ रहे हो, अब समझ में आया कुछ। यस सर। जैसे कि अब मैं मान लो यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, मंडे की वैल्यू 5 कर दे रहा हूँ, इसका कुछ कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब जैसे फ्राइडे की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो तुम्हें क्या लगता है फ्राइडे की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे, ये कोई 56 हाँ, यहाँ में माइनस कहाँ से आ गया था।
ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, ठीक है, कि हम जो कुछ मतलब यहाँ पे हम पहले से कुछ जो वेरिएबल्स बना लेते हैं उसमें वैल्यू डाल देते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, और जब भी हम कहीं पे यूज करते हैं उस वेरिएबल को तो उतनी वैल्यू हमेशा वो रिटर्न करता है उस वेरिएबल की जगह पे। ठीक है, सीधी सीधी यही है हमारा जो एनुमरेटेड डाटा टाइप होता है ना। अब अगर हम बात करते हैं 5 यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देते हैं, देखो हम कुछ वैल्यू अगर नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये एक फैक्ट है इसमें, है ना। ठीक है, और क्या होता है अगर हम कुछ वैल्यू यहाँ पे देखो 5 मैंने साइन कर दिया तो वैल्यू बढ़ती रहेगी। 5 इसकी 5 होगी, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो इस हिसाब से फ्राइडे की वैल्यू कितनी होगी? 9 सर। हाँ देखते हैं कितनी होगी वैल्यू, 9। तो समझ रहे हो, अगर मान लो मैं बीच में ही इसकी वैल्यू कुछ बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू मैं 56 दे रहा हूँ, तो अब देखो ध्यान दो, ये हमारा वैल्यू 5, मंडे की वैल्यू कितनी थी 5, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 7 हुआ, लेकिन फिर थर्सडे की वैल्यू 56 कर दी। अब वहाँ 56 से स्टार्ट हुआ तो फिर वापस वहां से बढ़ने लगा। तो ये समझ रहे हो कि हम इन्यूमरेटर डाटा टाइप में क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, उस वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू पहले से डिफाइन कर देते हैं कि ये इस वेरिएबल में कुछ ये वैल्यू रहनी है, और इसको जब भी हम यूज करेंगे उस नाम से यूज करेंगे, उस जगह पे वो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। आप समझ गया इन्यूमरेटर डाटा टाइप क्या होता है? यस सर। हाँ, तो लिखिए। हाँ क्या कह रहे हो सर? जो डे है उसमें वेडनेसडे को लिखिए एक बार, फ्राइडे को है। वेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 7। ये तो यही इन्यूमरेटेड डाटा टाइप का कुछ फैक्ट होता है। अगर हम कुछ मतलब सबकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो ठीक है, अगर हम कुछ वैल्यू डिफाइन करते तो वहां से ऑटोमेटिकली इंक्रीज करके देता है ना, समझ रहे? अगर नहीं देते तो इंक्रीज करते हुए देता है, असेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। अगर हम किसी भी कुछ भी नहीं देते तो 0 से स्टार्ट करते हुए देता है ना। ये समझ गए? यस सर। बस इतना ही समझाना था। अगर जैसे कि प्रिंट कराना है तुम्हें, तो मैं अगर प्रिंट कराऊं, यही प्रिंट करा देता हूं मैं। तुम्हारा कहाँ से? मन से है ना, तो मन से कहाँ पे है? सन तक है ना। तो क्या क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए बताओ? 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59। एरर आ रहा है, 1 मिनट। अब क्या आ रहा है? 1 मिनट। इंट आई, सॉरी इंटीजर टाइप का। देखते हैं, एक्चुअली हम भी एनुमरेटर डाटा टाइप पे पहली बार वर्क कर रहे हैं, तो इस वजह से कुछ इश्यू हो सकती है। स्पेस
पता नहीं चलेगा सॉरी, क्योंकि वो गिनती के हिसाब से प्रिंट करेगा ना जहाँ तक जाएगा। तो क्या करें? पूछ रहे हो कि थर्सडे के पहले वाला 9 होगा, ये पूछ रहे हो ना? 9 नहीं होगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा। अभी देखो वेट पे हमारा वो 012 आएगा, देखो 2 आएगा। ओके सर, ठीक है, ये हमारा तो ये फैक्ट्स में एक्चुअली इस बार जो क्लास में जाने वाले हैं ना, वो एक्चुअली इसी पे है। देखो कुछ भी वैल्यू दे दे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग में चलता है। अगर देखो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे तुम पूछना चाह रहे हो कि अगर इसकी वैल्यू हम 12 दे दें, है ना, यही कह रहे हो? yes, तो हम प्रिंट कराते हैं फ्राइडे प्रिंट कराते हैं। तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, वो इंक्रीज करता है जहाँ पे हम कुछ वैल्यू चेंज करते हैं ना, फिर वहां से इंक्रीज करने लगता है। अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी थी मंडे पे, तो हमारी वैल्यू 0 है, फिर 1 होगी, है ना। एक काम करता हूँ मैं, सर सैटरडे प्रिंट करा दीजिए, सैटरडे प्रिंट करा दीजिए। हमारी क्लास की लिंक आ गई है। यस सर। अरे कोई नहीं यार, क्लास ही तो है, कहाँ दिक्कत है। मस्ती से पढ़ो यार, क्या दिक्कत है। मैं और कुछ पढ़ाने वाला था आज, लेकिन तुम लोग जाने की जिद कर रहे हो। देखो मैंने बोला था ना, अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है। 0-1 होगा, फिर हमने यहाँ पे 12 दे दिया, 12 हो गया, है ना। फिर थर्सडे की वैल्यू हमने 10 दे दी, 10 देने के बाद वो क्या, हमने कोई वैल्यू नहीं दी, फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती गई। समझ रहे हो? यस सर। हेलो, बस और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? नो सर।